दोस्तों सोचिए, प्यार इतना गहरा हो कि एक औरत अपने मरे हुए प्रेमी को फिर से पाने के लिए उसका क्लोन ही पैदा कर दे। लेकिन क्या ये फैसला आसान होगा? बचपन से लेकर जवान होने तक हर पल उसे अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। ये है एक कहानी प्यार, दर्द और मुश्किल फैसलों की। कहानी की शुरुआत होती है एक गर्भवती औरत से, जो उसके कोख में पल रहे बच्चे से कहती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और अब वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद कहानी हमें पीछे ले जाती है। रेबेका, एक छोटी लड़की, समुद्र तट पर नहाने के बाद कपड़े बदल रही होती है। तभी टॉमी नाम का एक छोटा लड़का उसके पास आता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और चला जाता है। रेबेका अपने दादाजी के साथ समुद्र किनारे रहती है। एक दिन जब बारिश हो रही होती है, तो टॉमी उसके पास आता है और अपना नाम बताता है। फिर वो फिर से समुद्र किनारे भाग जाता है। धीरे धीरे रेबेका और टॉमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन रेबेका टॉमी से कहती है कि वह अगले दिन जापान जा रही है। आखिरी पल यादगार बनाने के लिए टॉमी कहता है कि उसके पास एक सरप्राइज है और वह उसे एक जगह मिलने बुलाता है। लेकिन टॉमी समय पर नहीं आता और रेबेका निराश होकर चली जाती है। 12 साल बीत जाते हैं। रेबेका बड़ी होकर फिर से टॉमी को ढूंढने लौटती है। उसे टॉमी की माँ बताती है कि वह बंदरगाह के पास रहता है। जब रेबेका उसके घर पहुंचती है और अंदर जाकर देखती है कि एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है। थोड़ी देर बाद टॉमी वहां आता है और तुरंत रेबेका को पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं और बताते हैं कि इन सालों में उन्होंने क्या क्या किया। जिस औरत के साथ टॉमी था, उसे उनकी बातें समझ नहीं आती और वह वहां से चली जाती है। रेबेका को भी कई साल बाद टॉमी से मिलकर अजीब लगता है और वह वहां से चली जाती है। बाद में दोनों समुद्र किनारे टहलने जाते हैं। रेबेका टॉमी से पूछती है कि क्या वह औरत उसकी गर्लफ्रेंड है। टॉमी साफ कह देता है कि नहीं, वह उससे तो बस कल ही मिला था। फिर टॉमी कपड़े उतारकर समुद्र में नहाने चला जाता है। रात के खाने पर रेबेका उससे पूछती है कि जब वह जापान जा रही थी, तब वह उसे कौन सा तोहफा देना चाहता था। टॉमी उसे एक माचिस की डिब्बी दिखाता है, जिसमें एक घोंघा रखा होता है। वह बताता है कि उसने उस घोंघे की लगभग 1 साल तक देखभाल की थी, जब तक वह मर नहीं गया। रेबेका को बहुत खुशी होती है यह जानकर कि टॉमी अब भी उसकी परवाह करता है। वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और फिर से नया रिश्ता शुरू हो जाता है। रेबेका को पता चलता है कि टॉमी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो उन बायोटेक कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है, जो जानवरों को क्लोन करके एक नया नेचर पार्क बनाने की तैयारी कर रही है। टॉमी एक योजना बनाता है कि वह उद्घाटन समारोह को बिगाड़ देगा, जिसमें वह कॉकरोचेस से भरे बैग छोड़ देगा। रेबेका, जो एक प्रोग्रामर है और जमीन के नीचे बने स्टोरेज कंटेनरों के लिए सॉफ्टवेयर की जांच करती है, वो जिद करती है कि वो टॉमी के साथ नए नेचर पार्क की ओर साथ चलेगी। रास्ते में रेगिस्तान से गुजरते समय रेबेका टॉमी से कार रोकने के लिए कहती है, ताकि वह सड़क किनारे पेशाब कर सके। इसी बीच टॉमी भी कार से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वह तुरंत मर जाता है। यह सब देखकर रेबेका बुरी तरह टूट जाती है और कार में बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जापान से 12 साल बाद सिर्फ टॉमी से मिलने आई थी, लेकिन उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। टॉमी के अंतिम संस्कार के बाद उसके माता पिता गम में डूबे होते हैं। रेबेका उन्हें अपने घर बुलाती है और कहती है कि टॉमी को क्लोनिंग के जरिए वापस जिंदा किया जा सकता है। वह यहाँ तक कहती है कि वह टॉमी के डीएनए से प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन टॉमी की माँ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह प्रकृति के नियम को मानती है और कभी ऐसा नहीं करेगी। वहीं टॉमी के पिता सहमत हो जाते हैं और रेबेका को टॉमी का डीएनए दे देते हैं। वह रेबेका से कहते हैं कि वह समुद्र किनारे रह सकती है, जैसे टॉमी को पसंद था, लेकिन वे जल्द ही वहां से चले जाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही वह रेबेका को सलाह देते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच समझ ले। लेकिन रेबेका टॉमी को वापस लाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ रहती है और अपना प्लान जारी रखती है। वह गर्भवती होकर टॉमी का क्लोन अपने पेट में पालती है। गर्भावस्था के दौरान वह असली टॉमी की कब्र पर जाती है। उसे इंतजार रहता है कि टॉमी फिर से उसके साथ होगा। रेबेका सिजेरियन ऑपरेशन से टॉमी को जन्म देती है। वह टॉमी को अपने बेटे की तरह पालती है और उसकी देखभाल करती है, और वो अब बड़ा हो जाता है।
दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और ज़्यादातर समय अकेले ही रहते हैं। एक दिन घर लौटते समय रेबेका और टॉमी की मुलाकात पड़ोस की एक लड़की से होती है, जो खुद भी एक क्लोन है। रेबेका उसे खाने पर बुलाती है, लेकिन वह मना कर देती है। टॉमी और उसका दोस्त उस लड़की को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उसके शरीर से क्लोन जैसा कोई अलग गंध आता है। पड़ोस की कुछ औरतें क्लोन बच्चों को नापसंद करती हैं और रेबेका से कहती हैं कि वह टॉमी को क्लोनों के साथ घुलने मिलने न दे। उनका मानना है कि परिवार के किसी सदस्य को क्लोन करना रिश्तों में गड़बड़ कर देता है और ये किसी हद तक अनैतिक है, इसलिए इसे रोकना चाहिए। ये सुनकर रेबेका डर जाती है और इस बात से सहमत हो जाती है ताकि टॉमी को दूसरे बच्चों से अलग थलग न किया जाए। आखिरकार लोगों में ये अफवाह फैल जाती है कि टॉमी एक क्लोन है। इसी वजह से उसके जन्मदिन पर उसकी माँ रेबेका के अलावा कोई और नहीं आता, क्योंकि बाकी बच्चों की माएँ उन्हें पार्टी में भेजने से मना कर देती है। टॉमी को समझ नहीं आता कि उसके दोस्त क्यों नहीं आए, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि वह क्लोन है। दूसरों से उसे बचाने के लिए रेबेका टॉमी को लेकर एक दूर और सुनसान जगह पर रहने चली जाती है। असली टॉमी की तरह ही क्लोन टॉमी को भी समुद्र बहुत पसंद होता है और वह ज़्यादातर समय वहीं बिताता है। लेकिन अब उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं होता, वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। धीरे धीरे टॉमी अपने पिता के बारे में सवाल पूछने लगता है और जानना चाहता है कि उसके पापा कैसे मरे। रेबेका उसे बताती है कि उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन असली सच्चाई उससे छिपा लेती है। समय बीतने के साथ रेबेका और टॉमी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कुछ समय बाद टॉमी को एक नया दोस्त मिल जाता है और वह उसी के साथ घूमने फिरने लगता है। एक बार खेलते समय टॉमी अपने खिलौने को जमीन में गाड़ देता है, जो उसकी माँ ने उसे जन्मदिन पर दिया था। जब रेबेका को इसका पता चलता है, तो वह उसे वापस निकाल कर देती है। समय बीतता है और टॉमी उतनी ही उम्र का हो जाता है जितनी उम्र में असली टॉमी की मौत हुई थी। अब उसमें असली टॉमी जैसी आदतें और रुचियां नजर आने लगती हैं। एक दिन टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को घर लेकर आता है। रेबेका को यह सब पसंद नहीं आता और उसे जलन महसूस होती है। टॉमी रेबेका से कहता है कि मोनिका कुछ समय उनके साथ ही रहेगी। मोनिका और टॉमी ज़्यादातर वक्त साथ बिताते हैं, जिससे रेबेका अकेली रह जाती है। एक दिन जब टॉमी अकेले सो रहा होता है, रेबेका उसके बिस्तर में चली जाती है। टॉमी सोचता है कि यह मोनिका है और उसे छूने लगता है, लेकिन जैसे ही समझता है कि यह उसकी माँ है, वह तुरंत उठ जाता है। थोड़ी देर बाद मोनिका आती है और टॉमी के साथ रेबेका के सामने ही किस करने लग जाती है। रेबेका सोने का नाटक करती है और चादर के नीचे से उन्हें देखती रहती है। बाहर खेलते समय टॉमी रेबेका की शर्ट के अंदर घुस जाता है, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। मोनिका असहज होकर घर के अंदर चली जाती है। टॉमी और रेबेका दोनों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनके बीच एक अजीब आकर्षण है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। रात को टॉमी और मोनिका अपने कमरे में संबंध बनाते हैं और रेबेका सब सुनती रहती है। मोनिका रेबेका से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका को दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि मोनिका उससे टॉमी छीन रही है। अगले दिन अचानक टॉमी की असली माँ आती है। टॉमी को देखकर वह हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ बोले बिना चुपचाप चली जाती है। टॉमी, जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, अजीब तरह से महसूस करता है कि वह औरत उसे कहीं से जान पहचान की लगती है। उस शाम टॉमी अपनी माँ रेबेका से उस अजनबी के बारे में पूछता है, लेकिन रेबेका कोई जवाब नहीं देती। जवाब न मिलने से टॉमी परेशान जाता है। वह कहता है कि किसी तरह वह उस औरत को जानता है और वो पता लगाकर रहेगा कि वह कौन है। उसे लगता है कि रेबेका जानबूझकर सच छिपा रही है। मोनिका घर छोड़ देती है। टॉमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और रेबेका से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद रेबेका आखिरकार सच बता देती है कि असली टॉमी कोई और था और यह टॉमी सिर्फ उसका क्लोन है। रेबेका उसे असली टॉमी का पुराना लैपटॉप देती है, जिसमें उसकी खुद की उसके असली माँ बाप की तस्वीरें होती हैं। यह जानकर टॉमी चौंक जाता है और बहुत उलझन में पड़ जाता है। उलझन और अजीब आकर्षण की वजह से वह रेबेका के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। रेबेका को आखिरकार वही मिल जाता है जो वह चाहती थी और वह खुश होती है। लेकिन उसका यह सुख ज़्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अगले ही दिन टॉमी अपना सामान पैक करता है और जाने की तैयारी करता है। जाते जाते वह रेबेका को माँ नहीं, बल्कि उसके नाम से पुकार कर
धन्यवाद कहता है और चला जाता है। फिल्म की शुरुआत में जो रेबेका गर्भवती दिखी थी, अब वह क्लोन टॉमी के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।